हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने लैग्रांज इक्वेशन के बारे में स्टडी किया था और उसकी डेफिनेशन देखी थी हमने और उसकी जनरल इक्वेशन भी देखी थी और उसका जो सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते वो भी हमने देखा था। और उसके बेस पर एक हमने सिंपल सा क्वेश्चन किया था, ठीक है। उसको टाइप 1 क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, सबसे ईजी क्वेश्चन था वो। आज हम टाइप 2 क्वेश्चन के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है, और देखेंगे इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। देखो उसमें क्या होता था, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हम C1 और C2 फाइंड आउट करते थे और C1 और C2 फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है, जो है उसका हम सॉल्यूशन लिख देते थे। कुछ इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे, फाई ऑफ C1 एंड C2, इस तरीके से बराबर इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन लिखते थे। अब हम क्या है, इस जो टाइप 2 क्वेश्चन है इसके अंदर जो है हम C1 तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट C2 फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होगा। हमें C2 निकालने के लिए C1 की हेल्प लेनी होगी। इस तरीके से करते हैं हम, ज़रा देखेंगे इस क्वेश्चन के बेस पे। इसका जो सॉल्यूशन है आप उसको देखिए और हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे देखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं। तो लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया हुआ है। तो लैग्रांजेस इक्वेशन को इस तरीके से लिखी जाती है, कैपिटल P स्मॉल p और कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इसे इक्वेशन नंबर मैं 1 मान लेता हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कैपिटल P की जो वैल्यू निकलेगी वो 1 आएगी यहाँ से, और कैपिटल Q की वैल्यू 3 एंड कैपिटल R की जो वैल्यू है वो है यहाँ से 5z प्लस 10y माइनस 3x। ओके, अब इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन जब हम लिखते हैं ये होती है dx ओवर कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy ओवर कैपिटल Q एंड dz ओवर कैपिटल R। तो P, Q और R की वैल्यू इसके अंदर हम जब पुट करेंगे अभी, ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये होगा dx ओवर 1 इज इक्वल्स टू dy ओवर 3 इज इक्वल्स टू dz ओवर 5z प्लस 10y माइनस 3x, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन एंड ये थर्ड फ्रैक्शन। अब हम क्या करते थे, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने ऐसा किया था कि फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेकर इनको सॉल्व करते थे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं क्या बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेने के बाद देखिए क्या बनता है यहाँ पर, dx ओवर 1 इज इक्वल्स टू dy ओवर 3। तो यहाँ से इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3dx इज इक्वल्स टू dy। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या मिलता है हमें, ये मिलेगा यहाँ से 3x इज इक्वल्स टू y प्लस C1, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो है इसको C मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो ये C हो गया। अब यहाँ से जो है, यहाँ से मैं C की जो वैल्यू निकालूंगा तो C की जो वैल्यू निकलेगी यहाँ से वो निकलेगी 3x माइनस y। तो यहाँ से C बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर ये y माइनस 3x होगा और इस माइनस 1 को इस C में मैं कंबाइन कर दूँगा तो ये बनेगा यहाँ पर C1 इज इक्वल्स, नया कॉन्स्टेंट हमने लेट कर लिया C1, तो ये बनेगा y माइनस 3x। तो यहाँ तक तो कुछ नया नहीं किया हमने, जो जैसे हम पिछले क्वेश्चन में किया था कि दो फ्रैक्शंस को लेकर आपस में सॉल्व करके उनको हम C1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है ना। अब जो नया काम है वो यहाँ से अब स्टार्ट होगा। अब हम क्या करते हैं, तो हमने C1 की वैल्यू निकाली y माइनस 3x। अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन को लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेना है। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, dx ओवर 1 इज इक्वल्स टू dz ओवर 5z प्लस 10y माइनस 3x, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं यहाँ पे, अब ज़रा आप देखिए यहाँ पर तो ये dx है, यहाँ पर dz है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है z है और साथ के साथ यहाँ पे y और x भी दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमने जो C1 से वैल्यू निकाली थी, C1 की जो वैल्यू निकाली थी y माइनस 3x, उसको इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या बनता है, ये dx ओवर 1 इज इक्वल्स टू dz ओवर 5z प्लस 10c1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे ज़रा देखिए ध्यान से। देखिए इसमें जो है
हम 12th में जो एक पढ़ते थे इंटीग्रेशन, इस तरीके से जो होता था 1/ax प्लस सी, इस तरीके से कोई इंटीग्रेशन है इसका एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता था वो होता था log ax प्लस सी, और अपॉन में इसका जो x का जो कॉफिशिएंट है ए वो अपॉन में आता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन करते थे। तो क्या ये वही फॉर्म नहीं दिख रही है आपको, dz/5z, ठीक है, प्लस 10c1, क्योंकि ये कांस्टेंट की तरह डील हो रहा है यहाँ पर, और ये भी इसका कॉफिशिएंट है z वेरिएबल का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा यहाँ से dx का हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ c1, यहाँ पे मैं साथ में c2 लिख देता हूँ। यहाँ पे एक काम करें, c2 इधर नहीं इस साइड में लिख देंगे। तो ये बनेगा log 5z प्लस 10c1, ठीक है। और z का जो कॉफिशिएंट है वो 5 है, तो इसके अपॉन में 5 हम इस तरीके से लिख देंगे, और साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे c2/5, क्योंकि यहाँ पर 5 है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे भी 5 लिख दिया इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इसका एलसीएम लेके और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये बनेगा यहाँ पर 5x = 2, तो ये बनेगा यहाँ पर log 5z प्लस 10c1 प्लस c2, ठीक है ना। तो ज़रा अब यहाँ से c2 की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये बनेगा c2 = ये सब पोर्शन इधर को आएगा, तो ये बनेगा 5x माइनस log 5x प्लस 10c1, ठीक है। तो यहाँ से c2 बराबर, अब ज़रा एक काम करते हैं, इसमें c1 की वैल्यू अगेन इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये बनेगा 5x माइनस log 5x, और यहाँ पे z था, यहाँ पे मैंने x लिख दिया है, इसको z करना है 5z। तो ये बनेगा 5z प्लस 10, और c1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, c1 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी, y-3x। तो यहाँ पे हम y-3x अगेन पुट कर देंगे। तो ये बनेगा y-3x, और ये हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरीके से हमने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है। अब हम क्या करते हैं ज़रा देखना, यहाँ पे जो उसका जो सॉल्यूशन लिखते थे हम किस तरीके से लिखते थे, फाई ऑफ, ठीक है, फाई ऑफ c1 = c2। ये भी एक तरीका होता था ना लिखने का इसका सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से हम इस सॉल्यूशन को इसमें लिखेंगे। तो ये लिखेंगे हम इसको फाई ऑफ c1 क्या था, y-3x = c2 की वैल्यू कितनी आई, ये 5x माइनस log 5z प्लस 10, ये y-3x, ठीक है। तो ये इसका फाइनली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। तो ये एक सेकंड टाइप का क्वेश्चन था। ये किस तरीके से हमने c1 और c2 की वैल्यू निकाली है और उसका सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 इस तरीके से है, xz स्मॉल p प्लस y = यहाँ पर ये जो है z है, zq = xy, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लैग्रांज इक्वेशन लिखते हैं, लैग्रांजेस इक्वेशन। तो लैग्रांज इक्वेशन कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q = कैपिटल R। तो यहाँ से इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो यहाँ से कैपिटल P की जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से वो है xz, और कैपिटल Q की जो वैल्यू है यहाँ से वो मिलेगी यहाँ पे yz, एंड R की जो वैल्यू है वो है यहाँ से xy, ठीक है ना। तो अब इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं हम। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है dx ओवर कैपिटल P = dy ओवर कैपिटल Q = dz ओवर कैपिटल R। तो P Q R की वैल्यू अगेन इसके अंदर हम पुट करते हैं। तो ये यहाँ से होगी dx ओवर xz = dy ओवर yz = dz ओवर xy, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन है, ये सेकंड फ्रैक्शन, और ये थर्ड फ्रैक्शन। तो अगेन हम फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन को लेते हैं यहाँ पे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट और सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं हम इसमें। तो ये बनेगा dx ओवर xz = dy ओवर yz। तो यहाँ से देखना ये z से z कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से बनेगा, इसी के मैं आगे लिखता हूँ। तो ये dx ओवर
एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर वाई। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हम इसका दोनों साइड इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये होगा यहाँ पे log x इज इक्वल्स टू log y, और इसमें एक कांस्टेंट लगाएंगे हम log c1। ठीक है ना, तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log x इज इक्वल्स टू, लॉग की प्रॉपर्टी से इस तरीके से हमको मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे y इंटू c1। तो यहाँ से log कंपेयर करेंगे पर ये क्या बनेगा, x इज इक्वल्स टू y c1, और यहाँ से c1 की जो वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से वो होगी x अपॉन वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें c1 की वैल्यू x अपॉन वाई मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, इस c1 का यूज़ करेंगे c2 को फाइंड आउट करने में। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं आगे भी। अब हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं। ठीक है, टेकिंग सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन, तो सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन हम लेंगे यहाँ से। तो ये सेकंड फ्रैक्शन है, ये डी वाई ओवर वाई जेड इज इक्वल्स टू एंड डी जेड ओवर एक्स वाई। ठीक है ना, तो अब जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से वाई से वाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ से डी वाई ओवर जेड बराबर यहाँ से मिलेगा डी जेड ओवर एक्स। तो इसको हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये बनेगा एक्स डी वाई बराबर जेड डी जेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्स है, एक्स वेरिएबल है, तो हम एक्स वेरिएबल को रिमूव करेंगे यहाँ से, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए। तो हमने जो c1 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से c1 की वैल्यू निकली थी यहाँ से x अपॉन वाई। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से वो मिलेगी हमारे पास। तो ये वैसे दे रखी है यहाँ पे x की वैल्यू x बराबर वाई c1। तो ये जो वैल्यू है हम इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं क्या बनता है। ये होता है y ऑफ c1, ये डी वाई इज इक्वल्स टू जेड डी जेड। हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड में। तो देखो जब यहाँ पे इंटीग्रेशन जब होगा तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बाहर ले लिया जाएगा, तो इंटीग्रेशन सिर्फ y का होगा। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में, और ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ z डी जेड। तो यहाँ से जो इसका इंटीग्रेशन बनेगा ये होगा, y का इंटीग्रेशन होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 2, और ये जो इसका इंटीग्रेशन होगा z स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट भी लगा देंगे हम यहाँ पे c2 ओवर 2। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करने पर ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो c1 बन जाएगा, ये c1 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस c2। ठीक है, तो अब यहाँ से c2 की वैल्यू क्या निकलेगी ज़रा देखना ध्यान से। c2 बराबर मिलेगा यहाँ से c1 वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, c1 की वैल्यू इसमें अगेन पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसमें c1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगी यहाँ से c2 बराबर c1 की वैल्यू क्या थी, x अपॉन वाई, और ये हो गया यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक बाई से ये वाई कैंसिल आउट होगा, तो ये बनेगा c2 बराबर एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इस तरीके से हमने यहाँ से c2 की वैल्यू निकाल ली है। अब ज़रा देखिए हम क्या करते हैं इसमें। अब ये जो है इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन लिखने का जो तरीका होता है, क्या होता है, फाई ऑफ c1 और c2। ठीक है ना, तो वैल्यू इसमें पुट करें। c1 की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, c1 की वैल्यू थी y अपॉन एक्स अपॉन वाई, और c2 की जो वैल्यू मिली है हमें यहाँ से वो मिली है एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन कर दिया। तो ये टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम डायरेक्ट पी क्यू आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें ना ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दे रखा है। हमें सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन हमने ये लिख ली है यहाँ पर। ठीक है, दोबारा से जो क्वेश्चन में थी, अब हमने क्या किया है, इन ब्रैकेट्स को ओपन किया है। ठीक है, तो z का हमने मल्टीप्लिकेशन कराया है जेड स्क्वायर से, तो ये होगा यहाँ पे जेड क्यू, ऐसे कराएंगे तो ये एक्स बाई जेड हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो ब्रैकेट है इस तरीके से हमने ये लिख दिया एज इट इज़ बराबर एक्स की पावर 4। अब ये दोनों ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन कराना है इनका। तो देखिए यार कैसे होता है ये। तो जेड क्यू का मल्टीप्लिकेशन इस पी एक्स से होगा, तो जेड क्यू का मल्टीप्लिकेशन जब इससे होगा तो ये बनेगा पी एक्स जेड क्यू। ठीक है ना, और फिर इस जेड क्यू का अगेन मल्टीप्लिकेशन इस माइनस क्यू वाई से होगा, तो ये बनेगा माइनस क्यू वाई जेड क्यू। और फिर हमें ये वाली टर्म लेनी है इसमें एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन इस पी एक्स से कराएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई जेड और पी। ठीक है ना, अगेन फिर इस एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन माइनस क्यू वाई से होगा, तो ये बनेगा यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, जेड क्यू। अब इजिकल्स टू यहाँ पे हमारे पास था एक्स की पावर 4। ठीक है, यहाँ तक का अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जरा हमें देखो यहाँ पे स्मॉल पी है और यहाँ पर भी स्मॉल पी है, तो अब इन दोनों स्मॉल पी को हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हम
स्मॉल पी को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से बनेगा, देखो यहाँ पे देखो ऐसा हो रहा है, इसमें स्मॉल पी भी कॉमन आ रहा है साथ में, और जरा देखना यहाँ पे एक्स भी है और जेड भी है, और यहाँ पर भी क्या है, जरा एक्स है और जेड है यहाँ पर, है ना। इन दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखिए, इसमें पी और एक्स जेड, पी एक्स जेड, पी एक्स जेड दोनों ही कॉमन, तीनों ही कॉमन है इसके अंदर, तो हम इन तीनों को ही कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से पी कॉमन ले लिया यहाँ से, और हमने एक्स जेड को पीछे रख दिया इसके, तो ये जो बनेगी यहाँ से फिर जेड स्क्वायर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड की बराबर 3 थी, तो यहाँ जेड स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक जेड बाहर आ चुका है, और यहाँ से जो है क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा केवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक्स और जेड ऑलरेडी कॉमन आ चुका है और पी भी आ चुका है यहाँ से, तो यहाँ से केवल एक्स वाई बचेगा। इसी तरीके से हमने ये वाली जो टर्म है इसमें और इसमें से, ठीक है, हमने क्यू कॉमन लिया है और साथ के साथ जेड वाई भी कॉमन लिया है, ठीक है, ये सेकंड वाली और लास्ट वाली जो टर्म है इसमें से। तो यहाँ से ये बनेगा माइनस क्यू माइनस भी हमने साथ में कॉमन लिया है क्योंकि जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये जेड वाई हमने लिए इसके पीछे लिख दिए, और बराबर में एक्स की पावर 4, ठीक है। तो अब जरा आप ध्यान से देख पाएंगे, हमारे पास जो इक्वेशन होती थी, ठीक है, लैग्रांज इक्वेशन क्या होती थी, लैग्रांज इक्वेशन के इसी फॉर्म में होती थी ना, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आर। तो ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में बन चुकी है, ठीक है ना। मैं ऐसे यदि क्वेश्चन नंबर 1 डालूँ तो ये जो है क्वेश्चन 1 इस लैग्रांज की फॉर्म की बन चुकी है, तो इससे हमें कंपेयर करेंगे। इससे कंपेयर कराने के बाद यहाँ से कैपिटल पी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से जेड स्क्वायर एक्स वाई और ये जेड एक्स, यानी ये वाली चीज़, ये कैपिटल पी है, ठीक है। और कैपिटल क्यू की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई और जेड वाई, ठीक है ना, ये कैपिटल क्यू की वैल्यू है, और यहाँ पे जो बराबर में एक्स पावर 4 है ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास, डी एक्स ओवर पी इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर क्यू इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर आर, ठीक है। तो हमने उसमें पी क्यू आर की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि यही तो होती थी हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी एक्स ओवर कैपिटल पी डी वाई ओवर कैपिटल क्यू एंड डी जेड ओवर कैपिटल आर। तो इसमें हम पी क्यू आर की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगी, जेड एक्स, ठीक है, ब्रैकेट ओपन एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर माइनस जेड वाई, और ये जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर एक्स की पावर 4। अब हमने क्या किया, ये 3 फ्रैक्शंस बन चुके हैं, तो हमने सबसे पहले ये फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन को लिया। इन दोनों फ्रैक्शंस को लेने के बाद जरा देखना है क्या बनता है। ये हमने ये सबसे पहले ये दोनों फ्रैक्शन लिए, ठीक है, तो ये वाले दोनों फ्रैक्शन लिए। इन दोनों फ्रैक्शन को लेने के बाद यहाँ से देखो, आप ध्यान से देखेंगे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई और जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई ये है ना, कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जेड है और ये भी जेड है यहाँ पे, तो ये जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जब जेड से जेड जब कैंसिल आउट होगा तो यहाँ से जो बचेगा यहाँ से डी एक्स, और यहाँ पे एक्स बचेगा, और यहाँ पे डी वाई बचेगा, और यहाँ पे बचेगा साथ में माइनस के साथ वाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं यहाँ पे, अब हम इसका इंटीग्रेशन कराएंगे दोनों साइड में। जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो ये बनेगा 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस लॉग वाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा माइनस लॉग वाई, प्लस एक हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाया लॉग C1, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, अब इसमें लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ से ये माइनस है ना, इस वजह से ये प्लस का ये माइनस का, इसीलिए यहाँ पे ये ऊपर आएगा और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, कि लॉग की प्रॉपर्टी आपने पता होगी, ये तो है ना, यानी लॉग एक्स माइनस लॉग वाई बराबर क्या होता है, ये लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये वाली हमने प्रॉपर्टी इसमें लगाई है, तो यहाँ से जो है एक्स बराबर हो जाएगा सी अपॉन वाई, तो यहाँ से हमने सी की वैल्यू C1 की वैल्यू जो निकाली है यहाँ से वो बनेगी एक्स वाई, ये नहीं, ये होगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, अब हमने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लिए, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेने के बाद जरा देखें क्या बनता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन है वो इस तरीके से है, डी एक्स ओवर, ठीक है, जेड एक्स फिर जेड स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू डी जेड ओवर एक्स की पावर 4। और हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को सब लिया, ठीक है। तो इन दोनों फ्रैक्शंस को लेने के बाद क्या करना है हमें, ज़रा ध्यान से देखिए, देखो इसमें जो है, देखो यहाँ पे जो है एक्स है यहाँ पर, ठीक है, तब तो इस एक एक्स से यहाँ पे एक एक्स की पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, फिर केवल जेड बचेगा, जेड स्क्वायर और प्लस C1 बचेगा, तो हमने, और यहाँ पे केवल एक्स की पावर 3 बचेगा। तो यहाँ से हम इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, तो यहाँ से एक्स की पावर 3 जो है वो इस डी एक्स के पास आएगा, ठीक है। और ये जेड स्क्वायर प्लस C1 ये इस डी जेड के पास आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है इसका, अब जरा आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक बात हमने क्या कहा था, हम जब C1 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जब हम C1 की वैल्यू निकालते हैं इसमें, तो वो उस C1 की वैल्यू हम C2 को फाइंड आउट करने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आप ध्यान से देखो, जब यहाँ पे ये एक्स वाई था, क्योंकि हमें पता है कि C1 की जो वैल्यू मिली थी यहाँ पे हमें एक्स वाई मिली थी, और हमारे पास ये जो फ्रैक्शन है इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक एक्स वाई प्रेजेंट था, तो हमने इसको ना C1 से रिमूव कर दिया था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या आया, यहाँ पे C1 आया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा कि ये C1 कहाँ से आया, ठीक है। बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे भी C1 पुट किया क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई था इसलिए।
तो अब हमने इंटीग्रेशन कराना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एक्स की पावर 3 का जो इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 4/4 इज इक्वल्स टू जेड की पावर 4/4 और बराबर प्लस हमने यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे इस जेड का इंटीग्रेशन होगा Z²/2, ठीक है। C1 ये कांस्टेंट हो गया और एक हमने एक और कांस्टेंट लगा दिया अपनी तरफ से, वो C2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से C2 को सिंगल करना है। C2 सिंगल करने के बाद कैसे बनेगा ध्यान से देखना। हम जब इनका एलसीएम वगैरह लेके या फिर आप एक काम कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन में 4 का भी मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लिकेशन करा होगा, यहाँ से 4 से 4 कटेगा तो ये एक्स पावर 4 बचेगा, यहाँ से भी 4 हट जाएगा यहाँ से, है ना, नीचे जो अपन में ये, और यहाँ पर जब 4 होगा तो यहाँ से 2 से वो 4 जब कटेगा तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल -2 बचेगा। और यहाँ पे Z² की Z² आ जाएगा और C1 की अगेन वैल्यू हमने इसमें जो हमने पुट की थी वो हमने अगेन उसमें उठा के रख दी है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। आपको इतने अगर आप MSc कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए इसमें क्या किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से C2 की हमने जो वैल्यू निकाली है यहाँ से ये हो गई x की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 माइनस 2z² और xy। अब इसमें हम सॉल्यूशन लिखेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होता था वो क्या होता था, 5 ऑफ C1, C2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमने C1 और C2 की अगेन वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बनेगा 5 ऑफ xy, ये C2 की वैल्यू यहाँ से हमने इसमें रखी तो ये बनेगा x की पावर 4 माइनस जेड की पावर 4 माइनस 2xy और z² इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्मॉल p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 3x² साइन ब्रैकेट y प्लस 2x, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। तो चलिए देखिए किस तरीके से इसको करेंगे। लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास होती है, ठीक है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल p इज इक्वल्स टू कैपिटल R। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करा के यहाँ से कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से लिख ली है। फिर हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx/p इज इक्वल्स टू dy/q इज इक्वल्स टू dz/q। इसमें हमने p, q, r की वैल्यूज पुट करके यहाँ से उठाकर तो हमने इस तरीके से इसमें वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हमारे पास 3 फ्रैक्शन बन गए, ठीक है, फ्रैक्शन 1, 2 एंड 3। अब हमने क्या किया, तो फर्स्ट 2, ठीक है, फ्रैक्शन लिया यहाँ पे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को लिया यहाँ पे और इसको इंटीग्रेट कराया। इंटीग्रेट कराने के बाद यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और ये बनेगा माइनस के 1/2 है यहाँ पर। तो इसका इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे ये बाई आ जाएगा और एक कांस्टेंट C1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने C1 को सिंगल किया है तो C1 बराबर यहाँ से हो जाएगा -2x माइनस y, ठीक है। क्योंकि आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया एलसीएम लोगे ना इसका, ठीक है, 2 का तो ये 2 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x के। और इस तरीके से इनको आप एक साइड में करोगे ना तो जहाँ से C1 की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से। और इसमें से आप फिर माइनस कॉमन ले लेना। माइनस कॉमन लेने के बाद -1 कॉमन लेने के बाद आप उसको कॉन्स्टेंट में भेज सकते हो। तो यहाँ से C1 बराबर हो जाएगा फाइनली 2x प्लस y, ठीक है ना भाई। ऐसा है ना, यहाँ से आप माइनस कॉमन लोगे, जैसे मान लो ये C1 है, यहाँ से माइनस कॉमन लिया हमने -1 तो ये क्या बनेगा यहाँ पे 2x प्लस y तो बचेगा। तो इस -1 को अगेन आप कांस्टेंट में डाल सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो अगर मैं इसको कांस्टेंट मान लेता केवल C मान लेता हूँ इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये मैं केवल C मानता हूँ इसको कांस्टेंट को। तो जब ये -1 इस कांस्टेंट के साथ जाएगा तो यहाँ से नया कांस्टेंट जनरेट कर देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से नया कांस्टेंट ये जनरेट हो जाएगा C1। तो C1 बराबर यहाँ से क्या बचेगा, केवल 2x प्लस y। इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक को आप समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया है, यहाँ से C1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब हमने फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लिए हैं। फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेने के बाद हमारे पास क्या है, ये dx/1 इज इक्वल टू dz/ ये हमारा 3x² साइन y प्लस 2x। अब इसमें ज़रा देखिए, क्या आपने जो C1 की वैल्यू निकाली थी वो थी हमारे पास 2x प्लस y, ठीक है। तो इसका यूज़ हम इस फ्रैक्शन में हम करेंगे, ठीक है। यानी ये भी क्या है, y प्लस 2x है ना, ये या 2x प्लस y बोल दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ, इस पोर्शन की जगह मैं C1 रख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ पे dz/3x² साइन C1 और यहाँ पे ये अपॉन में 1 dx/1 ही रहेगा, ठीक है। और अब जरा देखिए, यहाँ पर हमारे पास ये x वेरिएबल है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएट। तो हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 3x² dx इज इक्वल्स टू dz/sin C1। अब जरा देखा यहाँ पे जो sin C1 है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह डील होगा, क्योंकि ये हमारे पास अब ये कांस्टेंट है इस समय, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन कराना है। तो यहाँ पे तो x का यहाँ पे जो x² का इंटीग्रेशन होगा ना, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3 और 3 और ये इंटू में 3 ऑलरेडी यहाँ पे है तो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है साइन C1, इसका तो इंटीग्रेशन होना नहीं है। तो ये 1/sin C1 का तो 1/sin C1 ही रहेगा। बट यहाँ पे dz ना, तो dz का जो इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे z आ जाएगा और यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लगा दिया C2। तो यहाँ से हम C2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो साइन C1 का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया x³ के साथ, तो वो इस तरीके से आ गया। और यहाँ पे z था, ठीक है, प्लस z था, तो इधर इस साइड में आने के बाद ये -z हो जाएगा और ये बनेगा यहाँ पर C2।
इस तरीके से हमारे पास ये C2 की वैल्यू निकल आई। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका फाई ऑफ C1 कॉमा C2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम C1 और C2 की वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या बनेगा जरा देखिए, ये बनेगा फाई ऑफ y प्लस 2x, ठीक है, और एक्स क्यू साइन C1 माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर C1 की वैल्यू अगेन पुट कर देनी है। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी जो आई थी, 2x प्लस वाई, यही थी ना, 2x प्लस वाई। तो इस वैल्यू को हम इस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देंगे C1 की जगह। तो ये बनेगा फाई ऑफ, ठीक है, y प्लस 2x एक्स क्यू साइन, यहाँ पे हमने C1 की वैल्यू डाली है यहाँ पे y प्लस 2x, ठीक है, और ये माइनस जेड इज इक्वल टू 0। इस तरीके से ये फाइनली इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था लैग्रांजी पर बेस्ड, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की ये कहानी समझ में आई होगी, ठीक है, ये सवाल समझ में आए होंगे, ठीक है। टाइप 1 बिल्कुल थोड़ा सा ईजी था और ये टाइप 2 थोड़ा सा डिफरेंट था। इसमें कि हमने क्या किया था कि C1 तो आसानी से निकल आता था कोई भी दो फ्रैक्शन को यूज़ करके, बट इसमें C2 को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उस C1 को उसमें पुट कर देते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। वो फ्रैक्शन में पुट करने के बाद C1 की जगह तो फिर उसको अगेन हम इंटीग्रेट करा के इसको सॉल्व करा लेते हैं और यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल देते हैं। फिर इसमें हम बाद में लास्ट में क्या करते हैं, C1 और C2 की वैल्यू इस सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देते हैं और ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक को आपसे समझ में आया होगा।